मोहम्मद गौरी जो हम देख रहे हैं, मोहम्मद गौरी का जो मुख्य रूप से देखें तो ये जो मोहम्मद गौरी थे, ये गोर प्रांत के रहने वाले थे। गोर प्रांत जो कि अफगानिस्तान के उत्तरी हिस्सा में आता था, अफगानिस्तान का उत्तरी हिस्सा आता था, जिसे गोर प्रांत के नाम से जाना जाता था। ये मुख्य रूप से हम देखें तो दो ऐसे प्रांत थे, एक गजनी हम लोगों ने देखा था महमूद गजनबी के समय में, और एक हेरात था। गजनी और हेरात के बीच में ही अवस्थित एक पहाड़ी क्षेत्र हुआ करता था गोरी, और ये गौरी जो क्षेत्र हुआ करता था, इसी क्षेत्र में महमूद गौरी का एक प्रभाव रहा। मुख्य रूप से देखें तो इनका जो गोर प्रांत से संबंधित थे, इसीलिए गोर प्रांत से संबंध होने के कारण इन्हें गौरी गौरी के नाम से जाना गया। ऐसे देखें तो इनका जो मुख्य नाम था, इनका मुख्य जो नाम था शिहाबुद्दीन मोइजुद्दीन मोहम्मद शाम। शिहाबुद्दीन मोइजुद्दीन मोहम्मद शाम इनका पूरा नाम था, परंतु गोर प्रांत से ये संबंध रखते थे, रहने वाले थे, इसीलिए उन्हें मोहम्मद गौरी के नाम से जाना गया। जैसे कि सामान्य तौर पे अभी हम लोग बिहार क्षेत्र में रहते हैं, और बिहार क्षेत्र के बाहर यदि हम लोग जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि हमारे लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाएगा बिहारी, यानी वो हमारी क्षेत्रीयता की चीजों को दर्शाता है कि हाँ ये फलाना जो व्यक्ति है फलाने जगह से रहने वाला व्यक्ति है। उसी प्रकार से ये गोर क्षेत्र से रहने वाले थे, इसलिए इन्हें महमूद गौरी के नाम से जाना गया। ये जो थे सस्वनी वंश के थे, सस्वनी वंश या इसे गोर वंश के भी नाम से जाना जाता है, गोर वंश प्रांत के कारण। और मुख्य रूप से इनका जो वंश था, ये वंश था सस्वनी वंश। ये वंश शुरुआती समय में क्या था कि ईरान में ही रहता था, परंतु उसके बाद ये देखते हैं ये वंश पलायन करके अफगानिस्तान के क्षेत्रों में आ जाता है, और अफगानिस्तान के क्षेत्रों में आता है और वहीं पर अपने एक साम्राज्य की स्थापना कर लेता है। ठीक है, अब इनमें देखें तो जिस समय गौरी अभी अभी कहे तो सत्ता में शासक में वहां पे नहीं आए हुए थे, तो उसके पूर्व में इनकी भाई की वहां पर सत्ता थी। इनके भाई जिनका नाम था ग्यासुद्दीन, ग्यासुद्दीन इनके भाई थे, और इन्हीं की देख रहे थे कि ये अफगानिस्तान वगैरह के क्षेत्रों में, गजनी प्रांत वगैरह के क्षेत्रों में सत्ता थी। और एक उसी समय जब गौरी अपनी सत्ता में प्रभावी होते हैं, देखेंगे तो ये वो दौर था, उसी समय गजनबी वंश का भी सत्ता था। हालांकि महमूद गजनबी की मृत्यु तो बहुत पहले ही हो चुकी थी, लगभग 150 साल पूर्व में ही हो चुकी थी, परंतु गजनबी का वंशज तो अभी भी विद्यमान थे। गजनबी के वंशजों के द्वारा वहां पर अपनी सत्ता व्यवस्था चलाई जा रही थी। तो गजनी और गौरी इनके बीच एक वंशानुगत दुश्मनी भी थी अपनी सत्ता व्यवस्था को लेकर के कि हम सत्ता में आएंगे, हम सत्ता में आएंगे। उसी का लाभ उठाते हुए क्या करते हैं कि गौरी के द्वारा गजनी वगैरह के क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया जाता है, गजनी पर ये अपना अधिकार कर लेते हैं, और गजनबी वंश की जो सत्ता थी, उस गजनबी वंश की सत्ता को ये ध्वस्त करने में कामयाब हो जाते हैं। जैसे ही गजनी पर सत्ता स्थापित करते हैं, तो इनके भाई जो ग्यासुद्दीन थे, ग्यासुद्दीन क्या करते हैं कि महमूद गौरी को एक स्वतंत्र शासक की भांति कहते हैं कि ठीक है, आपको एक एज ए शासक उन्हें स्वीकार कर लेते हैं। भाई का भी अब सपोर्ट मिल चुका था गौरी को, तो अब भाई को सपोर्ट मिलता है, परंतु गौरी कभी भी स्वयं को एक तरीके से कहे तो खुद को स्वतंत्र शासक के तौर पे नहीं लाते हैं। वो अपने भाई के प्रति ही अपनी निष्ठा वगैरह को बनाए रखते हैं, और वहीं से ये सत्ता व्यवस्था अपना संचालित करना शुरुआत कर देते हैं। तो उसके बाद देखेंगे कि गौरी के द्वारा भारत पर कई एक सारे आक्रमण किए गए, बार बार आते हैं, लूटते हैं, जाते हैं। अभी तक के हम लोगों ने जो देखा था कि भारत पर जो बाहरी आक्रमण होता था, मुसलमानों का जो आक्रमण होता था, उसमें जो लास्ट आक्रमण हम लोगों ने गजनबी का देखा था, तो उसमें गजनबी का जो सिर्फ और सिर्फ मुख्य उद्देश्य था, आते थे, धन लूटते थे, जाते थे। परंतु अब यहाँ पे जो सीन होगा, उस सीन में थोड़ा सा चेंजिंग आएगा, परिवर्तन आएगा। परिवर्तन यह आएगा कि ये आते हैं, अब लूटना इनका तो मकसद होता ही होता है, इसके साथ साथ ये अपने साम्राज्य की जो विस्तार है, उस साम्राज्य को भी विस्तृत करते हैं, साम्राज्य को विस्तार करते हैं। और इसके साथ साथ देखेंगे और भी कई एक सारे जो चीजें होंगे, इस्लाम धर्म के भी प्रचार प्रसार पे इनके द्वारा बल दिया जाएगा। और मोहम्मद गौरी ही पहले व्यक्ति थे जिनके द्वारा भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापना की जाती है। तो भारत में इस्लाम धर्म का संस्थापक माना जाए तो मोहम्मद गौरी को ही माना जाता है कि इन्होंने अपने प्रयासों से यहाँ पर इस इस्लाम धर्म को स्थापित करने में ये कामयाब हुए, ये सफलता को प्राप्त किए। क्लियर यहाँ तक? अब इनके पीछे क्या क्या कारण थे, पहला चीजों को देखते हैं कि मोहम्मद गौरी जो थे, इनका जो कह सकते हैं कि खुद जो एक व्यक्ति थे वो साम्राज्यवादी व्यक्ति थे। साम्राज्यवादी कहने का अर्थ हुआ कि जैसे कि मान लीजिए कि आज इनका साम्राज्य सिर्फ और सिर्फ इन क्षेत्र गजनी गोर प्रांत तक है, तो आने वाले समय में ये गोर प्रांत से निकल करके और आगे बढ़े और हुआ भी इसी प्रकार से
इन्होंने अपने साम्राज्य का जो क्षेत्र था उस क्षेत्र को विस्तार किया, और उसी जो व्यक्ति अपने साम्राज्य के क्षेत्र को विस्तृत करता है, विस्तार करता है, उसी को कहते हैं साम्राज्यवादी। क्लियर? यानी अपने साम्राज्य की जो क्षेत्रफल है उस क्षेत्रफल में वृद्धि करना, विस्तार करना, वही वो कहलाता है साम्राज्यवादी। तो गौरी एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति थे। इनका पहला इच्छा था कि हम अपने साम्राज्य का जितना अधिक से अधिक हो सके विस्तार करें। एक ये कारण माना जाता है इनके एक तरीके से भारत पर आक्रमण करने का। दूसरा माना जाता है कि गौरी और जो अभी मैंने आपको बताया कि गजनवी में देख रहे थे, गजनवी के वंशज थे। गजनवी के वंशज एक तरफ गजनी था, दूसरी तरफ हेरात था। गजनवी और हेरात, और इनके बीच में एक छोटा सा प्रांत था गौरी। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि गजनवी के वो वंशज थे, गजनवी के वंशज थे, तो वो अपनी सत्ता व्यवस्था को अपने अनुसार लेकर के चल रहे होंगे। बीच में गौरी की एंट्री आती है, तो गौरी की एंट्री आती है तो कहीं ना कहीं गौरी और गजनवी इनके जो रहे होंगे उनके साथ एक प्रतिस्पर्धा, एक संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हुई होगी। तो गजनवी के वंशजों और गौरी के बीच में युद्ध होता है, और ये जो इनके बीच में एक तरीके से कह सकते हैं कि ये जो दुश्मनी था एक वंशानुगत चला आ रहा था कि हाँ ये सत्ता व्यवस्था लेना है, परंतु जिसमें काफी हद तक गौरी कामयाब हो जाते हैं और गजनी को वो पुनः छीन लेते हैं। क्लियर यहां तक? और गजनी इनके हाथ में आ चुका था। एक कारण ये भी था, गौरी को धन की आवश्यकता थी। गौरी जैसे ही अब यहाँ पर गजनी के वगैरह के क्षेत्रों में अधिकार स्थापित करते हैं, तो ये अधिकार स्थापित करने के बाद महत्वाकांक्षा तो थी साम्राज्यवादी शासक बनने की, यानी हमारा दूर दूर तक हमारा साम्राज्य फैला हुआ। ये दूर दूर तक हमारा साम्राज्य फैला हुआ रहेगा, परंतु उस साम्राज्य को मैनेज करने के लिए हमें धन भी तो चाहिए, पैसे की भी तो आवश्यकता चाहिए। तो ये पैसा अब इन्होंने पूर्व में सुन रखा था कि गजनवी इसी गजनी वंश के थे जी, जाते थे भारत, और भारत से 500-500 ऊंटों पे, हाथियों पर वो सोना चांदी लाद करके ले करके आते थे। ये कहानी ये इन्होंने सुन रखी थी अपने पूर्वजों के माध्यम से, अपने आसपास के लोगों के माध्यम से, ऐसी कहानी गौरी ने सुन रखी थी। तो इनका भी मन अभिप्रेरित हुआ कि हम भी जाए भारत और भारत से बड़े पैमाने पे धन संपत्ति लूट करके लेकर के आए, और हम जो इस प्रांत में अब जो अपना साम्राज्य स्थापित करने जा रहे हैं, इस साम्राज्य की स्थापना में यदि हमें किसी भी प्रकार की धन की आवश्यकता होगी तो उस धन की पूर्ति हम इन भारत में लूटे गए धनों से हम कर सकते हैं। एक ये भी चीजें था। नेक्स्ट, इस्लाम धर्म की विस्तार। गौरी जो थे एक तरीके से कट्टर इस्लामिक व्यक्ति थे, और एक ये चाहते थे कि किसी भी तरीके से हम अपने इस्लाम धर्म को और अधिक आगे जितना अधिक से अधिक हो सके विस्तृत कर ले, और उसका जो एक तरीके से प्रचार प्रसार करें। तो ये प्रचार प्रसार करे, तो इस संदर्भ में जाहिर सी बात है कि अफगानिस्तान वगैरह के क्षेत्रों में रह रहे, अफगानिस्तान वगैरह के क्षेत्रों में रह रहे, यहाँ पर तो आज हमारा इस्लाम धर्म ठीक है फैल चुका है इस क्षेत्र में, तो अब इस क्षेत्र में हमारा इस्लाम धर्म फैल चुका है। अब आने वाले समय में आगे भी तो बढ़े, यहाँ पे जाए फिर यहाँ पर जाए। ऐसा हुआ भी कि अफगानिस्तान से देख रहे निकल करके भारत में, भारत तक अगर हम देखें तो इस्लाम धर्म को लाने का श्रेय, स्थापित करने का श्रेय जाता है तो गौरी को ही जाता है। इनके प्रयासों से इन्होंने क्या किया कि यहाँ पर इस्लाम धर्म की सत्ता की स्थापना कर दी। क्लियर यहाँ तक? ये तो हम लोगों ने देखा कि इनके आक्रमण के पीछे क्या क्या कारण थे। अब आक्रमणों को देखते हैं कि गौरी ठीक है भारत पर आक्रमण करना शुरुआत कर देते हैं। इनके द्वारा पहला आक्रमण 1175 ईस्वी मुल्तान के क्षेत्रों में किया गया, मुल्तान के क्षेत्रों में किया गया है, जिसमें गौरी को सफलता प्राप्त होती है। दूसरा आक्रमण जो इनके द्वारा किया गया है गौरी के द्वारा, यह 1178 ईस्वी में किया गया है, गुजरात में किया गया, गुजरात के पाटन नामक स्थान पर। इस समय यहाँ के जो राजा थे, गुजरात के जो राजा थे, यहाँ के जो हम राजा देख रहे हैं, यहाँ के राजा थे भीम द्वितीय या मूलराज द्वितीय, जो कि चालुक्य या सोलंकी वंश के शासक थे। भीम द्वितीय और महमूद गौरी के बीच में युद्ध होता है, और ये युद्ध जो होता है माउंट आबू पर्वत के किनारे युद्ध होता है। इस युद्ध में देखते हैं कि गौरी की पराजय होती है, गौरी पराजित हो जाते हैं। अभी तक के देखें कि मोहम्मद बिन कासिम से जो भारत पे मुस्लिम आक्रमणकारियों का जो सिलसिला शुरुआत हुआ था, वो सिलसिला अभी तक भारत में कोई भी इस्लामिक व्यक्ति, मुस्लिम व्यक्ति पराजित नहीं हुआ था। पहला ऐसा व्यक्ति महमूद गौरी ही होते हैं जो यही सोलंकी वंश के शासक भीम द्वितीय या मूलराज द्वितीय के हाथों पराजित होते हैं। तो भारत में पहली बार इस्लामिक सत्ता की पराजय 1178 ईस्वी में, और यही इनके द्वारा देख रहे हैं कि महमूद गौरी की वो पराजय थी। क्लियर यहां तक? दूसरा आक्रमण देख रहे हैं कि इनके द्वारा किया जाता है पंजाब वगैरह के क्षेत्रों में। पहले ये 1175 ईस्वी में ऑलरेडी उधर आक्रमण करके आए हुए थे पंजाब वगैरह के क्षेत्रों में।
फिर से इनके द्वारा किया जाता है आक्रमण और पंजाब के ऊपर ये अपना कैप्चर कर लेते हैं, पंजाब के ऊपर अपना अधिकार कर लेते हैं। अब धीरे धीरे अफगानिस्तान से निकले हुए थे जी, अफगानिस्तान से आ रहे हैं। अफगानिस्तान से आते हुए फिर हम देख रहे हैं कि पंजाब के क्षेत्रों में, फिर देखेंगे उसके बाद पेशावर के क्षेत्रों में 1179 ईस्वी में पेशावर के क्षेत्रों में आ जाते हैं, आक्रमण करते हैं। तो धीरे धीरे इनके अधिकार क्षेत्र में वृद्धि हो रहा है ना। यहां से उठकर के ये व्यक्ति देख रहे हो कि यहां तक साम्राज्यवादी दृष्टिकोण से तो आगे बढ़ ही रहे थे। फिर देख रहे कि 1181 ईस्वी में अब ये लाहौर तक आ जाते हैं, लाहौर तक इनका आक्रमण किया जाता है, लाहौर पे आक्रमण करते हैं। और इस समय लाहौर के जो शासक थे खुसरब शाह और इनके बीच में युद्ध होता है, परंतु इस युद्ध में देखते हैं कि खुसरब शाह पराजित होते हैं और महमूद गौरी इस युद्ध को जीतने में सफल हो जाते हैं। फिर इनके द्वारा 1185 ईस्वी में सियालकोट, यानी अब भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों तक ये पहुंचने लगे थे, सियालकोट तक ये आ चुके थे 1185 ईस्वी आते आते। फिर 1186 ईस्वी में पुनः इनके द्वारा गजनी लाहौर पर आक्रमण किया गया था। और इस समय जो 1185 ईस्वी में ये लाहौर पर आक्रमण करते हैं, तो इस समय लाहौर वगैरह तक के क्षेत्रों पर देखें तो गजनवी वंश का शासन था, गजनवी के ही वो पीढ़ी थे जो अपनी सत्ता व्यवस्था को लेकर के आगे बढ़ रहे थे। परंतु जैसे ही लाहौर पे इस बार आक्रमण करते हैं और एक तरीके से पूरी तरीके से जो गजनवी का जो वंश सत्ता में थे, उस गजनवी के वंशजों को समाप्त कर देते हैं और समाप्त करने के बाद ये अपनी सत्ता व्यवस्था की वहां पर स्थापना कर देते हैं। तो अब एक तरीके से इस युद्ध के माध्यम से गजनवी वंश का भी अंत हो गया, इन्होंने गजनवी वंश का अंत कर दिया और अपने एक नए वंश की वहां पर स्थापना कर दी। फिर 1189 ईस्वी में 89 ईस्वी में इन्होंने भटिंडा पर अटैक कर दिया, यानी पंजाब के क्षेत्र भटिंडा पर इनका अटैक हो गया। अब देख रहे थे कि जो गजनवी यहां से शुरुआत किए हुए थे, अब कहीं ना कहीं नियर अबाउट पाकिस्तान व पंजाब वगैरह के क्षेत्रों तक जब पहुंचने लगे, भटिंडा तक पहुंचने लगे, तो जाहिर सी बात थी कि अब भारतीय जो साम्राज्य की सीमाएं थी, अब वो यहाँ के शासकों के साथ टकराने लगा, यहाँ के शासकों के साथ टकराने लगा। तो उसी समय क्या होता है कि दिल्ली में देखें तो यहां पर हम जो देख रहे हैं दिल्ली में इस समय तोमर वंश की सत्ता थी दिल्ली में तोमर वंश की सत्ता थी, दिल्ली का संस्थापक तोमर वंशी माना जाता है। फिर से हम देखें तो इधर आप जो देख रहे हैं राजस्थान, फिर जो हम इधर देख रहे हैं राजस्थान वगैरह के साइड में, इधर देख रहे हैं पृथ्वीराज चौहान की सत्ता थी। इधर फिर हम जो देख रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं कन्नौज का क्षेत्र, ये कन्नौज का क्षेत्र, यहाँ पर गढ़वाल वंश की सत्ता थी। ठीक है, अब ये जो दिल्ली आप देख रहे हैं, दिल्ली के शासक थे तोमर वंश वाले शासक थे। ठीक है, अब इनके जो दिल्ली के शासक थे जिनका नाम था अनंगपाल का कोई वंशज नहीं था। ये अनंगपाल जो थे पृथ्वीराज चौहान के नाना जी थे, इनके भी नाना जी थे, और इधर कन्नौज वाले जो शासक थे इनके भी नाना जी थे, दोनों के नाना जी थे। ठीक है, तो अब इनका कोई दिल्ली का जो शासक थे उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं हुआ। तो उत्तराधिकारी नहीं हुआ तो इन्होंने जो यहाँ के शासक है, राजस्थान के शासक थे, उनके पास सोमेश्वर सिंह के पास पाते हैं कि आपका जो पुत्र है पृथ्वीराज चौहान, उसे हमें दे दीजिए, हम उसे अपना उत्तराधिकारी बना देंगे। हुआ भी इसी प्रकार से, ये अब जाकर के एक तरीके से दिल्ली का सत्ता व्यवस्था इन्हीं को सौंप दिया जाता है। पृथ्वीराज चौहान जो होते हैं वो एक तरीके से अब अनंगपाल के उत्तराधिकारी बन जाते हैं। तो अब एक तरीके से पृथ्वीराज चौहान के हाथों में तो दिल्ली आ ही चुका था, और उधर अजमेर वगैरह की राजपूताना का जो हिस्सा था वो उनके कैप्चर में तो था ही था। बट इसी समय क्या होता है कि ये जो कन्नौज के शासक थे जयचंद्र की भी महत्वाकांक्षा थी कि उसके भी तो नाना जी है, उसे भी उत्तराधिकारी बनाया जाए, परंतु वहां पर देख रहे हैं कि वो उसे अपना उत्तराधिकारी नहीं बनाते हैं। उत्तराधिकारी नहीं बनाते हैं तो जिसके कारण क्या होता है कि अब पृथ्वीराज चौहान और जयचंद्र के बीच में एक शुरुआती मतभेद होने की प्रक्रिया की शुरुआत हो जाती है। अब यही शुरुआती एक मतभेद होता है दोनों के बीच में, और ये मतभेद सिर्फ और सिर्फ दोनों तक ही सीमित नहीं रहता है, और इन दोनों का आपसी मतभेद आने वाले समय में देखेंगे कि राष्ट्र के लिए कितना खतरा बनता है। दोनों के आपसी प्रतिद्वंदिता ने पूरे राष्ट्र की दशा और दिशा को आने वाले समय में बदल करके रख दिया। होता क्या है कि अब इसमें गौरी भारत पर अपना पंजाब वगैरह भटिंडा के क्षेत्रों तक आ चुके थे, भटिंडा के क्षेत्रों तक आ चुके थे। तो अब ये जो सीन था मैंने आपको दिखाया कि ठीक है, इधर अजमेर, इधर दिल्ली, भटिंडा, ये सब अब इनकी साम्राज्य की सीमाएं आपस में टकराने लगी। अब इनके साथ आपस में साम्राज्य की सीमाएं टकराने लगी
तो टकराने लगी। तो अब इसी दरमियान में क्या होता है कि दोनों के बीच में अब एक प्रतिस्पर्धा की स्थितियां उत्पन्न होने लगती है। अब इसी प्रतिस्पर्धा की स्थिति उत्पन्न होने के कारण क्या होता है कि गौरी के द्वारा अब दिल्ली पर आक्रमण करने की योजना बनाई जाती है कि ठीक है, भटिंडा तक तो मैं पहुंच ही गया हूं, अब दिल्ली पर अटैक किया जाए। और ये जब दिल्ली की तरफ बढ़ रहे थे तो उसी समय हरियाणा का एक स्थान है तराइन, तराइन नामक स्थान पर गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में एक युद्ध होता है। भारतीय इतिहास में उस युद्ध को तराइन के प्रथम युद्ध के नाम से जाना जाता है और यह युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ। इस युद्ध में क्या होता है कि इस युद्ध में महमूद गौरी की पराजय होती है और पृथ्वीराज चौहान को सफलता प्राप्त होती है। पृथ्वीराज चौहान सफलता को प्राप्त कर लेते हैं, परंतु होता क्या इसी समय कि पृथ्वीराज चौहान से महमूद गौरी माफी मांगने लगते हैं कि आप हमें क्षमा कर दीजिए, हमसे गलती हो गया, आगे चल करके इस प्रकार की किसी भी प्रकार की भूल हम नहीं करेंगे। महमूद गौरी पृथ्वीराज चौहान का यह प्रसंग आपको बहुत अधिक कुछ सिखाएगा भी कि जीवन में शत्रुओं को कभी भी माफ नहीं करना चाहिए। माफ करिएगा तो वो फिर क्या स्थिति करते हैं, इसका स्पष्ट उदाहरण आप इस प्रसंग में देख सकते हैं। हालांकि जैसे ही गौरी के द्वारा माफी मांगा जाता है तो पृथ्वीराज चौहान क्या करते हैं कि गौरी को माफ कर देते हैं। गौरी को तो माफ कर देते हैं, परंतु पृथ्वीराज चौहान के जीवन की अभी तक की सबसे बड़ी भूल मानी जाती है, क्योंकि आने वाले वक्त में देखेंगे कि वहां से माफी मांगने के बाद गौरी अपने वापस चले जाते हैं, अपने क्षेत्रों में वापस आ जाते हैं। और अपने क्षेत्रों में जब वापस आते हैं तो अभी भी कहीं ना कहीं उनके हृदय में, उनके मन में ये प्रतिशोध की भावना जल रही थी कि हमें पृथ्वीराज चौहान ने पराजित किया है और इस पराजय का मुझे उनसे बदला लेना है। ये अभी भी प्रतिशोध की भावना तो उनके हृदय में जल ही रही थी। जस्ट वो बाहर आते हैं और बाहर आकर के फिर से अपनी शक्तियों को संयोजित करना शुरुआत कर देते हैं, शक्तियों को संयोजित करना शुरुआत कर देते हैं। और ठीक एक वर्ष के बाद 1192 ईस्वी में 1192 ईस्वी में देखेंगे कि इनके द्वारा फिर से अटैक किया जाता है और ये फिर रास्ते में ही दोनों के बीच में हरियाणा के तराइन नामक जो मैदान था, उसी तराइन के मैदान में दोनों के बीच में युद्ध होता है। इस युद्ध में परिस्थितियां जस्ट विपरीत हो जाती है। विपरीत करने का मतलब हुआ कि इस युद्ध में अब की बार देख रहे हैं कि महमूद गौरी को सफलता प्राप्त होती है और पृथ्वीराज चौहान जो होते हैं वो एक तरीके से पराजित हो जाते हैं। पृथ्वीराज चौहान को पराजित करने के बाद उन्हें बंदी बना लिया जाता है और बंदी बना करके उन्हें महमूद गौरी के समक्ष लाया जाता है। क्लियर यहां तक? महमूद गौरी क्या करते हैं कि पृथ्वीराज चौहान को अंधा बना दिया जाता है और अंधा बना करके उन्हें अपने साथ लेकर के गजनी गोर प्रांत लेकर के चले जाते हैं। यहीं पर कुछ विद्वान जो यहाँ पे माना जाता है कि वहीं पर संभवतः माना जाता है कि सरस्वती नदी के किनारे पृथ्वीराज चौहान की हत्या कर दी गई। अब इस प्रसंग में एक व्यक्ति की फिर एंट्री होगी जिसका नाम होगा चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई जो थे ये पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। ये दरबारी कवि थे और इनके साथ क्या होता है कि चंद्रबरदाई अब के जो पृथ्वीराज रासो है उस रासो में इस प्रसंग का उल्लेख किया गया है कि जैसे ही गौरी उनको पकड़ता है और पकड़ करके वो उन्हें अंधा बना करके अपने साथ गोर प्रांत में लेकर के चला जाता है। अब जैसे ही वो अंधा बनाता है तो चंद्रबरदाई महमूद गौरी से कहता है कि आप पृथ्वीराज चौहान के कुछ गुण हैं, उन गुणों से आप परिचित हो जाइए। ये व्यक्ति जो है शब्द भेदी बाण चलाने में काफी अधिक दक्ष है, काफी अधिक योग्य है, क्यों नहीं इसके इस कला का, इसके इस चीजों का हम लोग सदुपयोग किया जाए। तो चंद्रबरदाई की ये बातें सुन करके महमूद गौरी भी काफी अधिक इंप्रेस होते हैं, कहते कि लाओ अब चला करके देखा जाए। और वहीं पर जब चंद्रबरदाई के द्वारा एक शब्द भेदी बाण बोला जाता है, शब्द भेदी बाण जो था यह था कि 4 बास 24 गज अंगुल अष्टप्रमाण, इतने पे है सुल्तान मत चूको तुम चौहान। और जैसे ही चौहान यानी पृथ्वीराज चौहान ने ये बातों को सुना और उन्होंने अपना शब्द भेदी बाण चलाया और वो बाण जाकर के गौरी को लग गया और गौरी की वहीं पर मृत्यु हो गई। अब गौरी के जो लोग थे वो पृथ्वीराज चौहान और चंद्रबरदाई पर किसी प्रकार का वो हमला न करे या किसी प्रकार के आक्रमण से भयभीत होकर के चंद्रबरदाई और पृथ्वीराज चौहान दोनों एक दूसरे की हत्या कर देते हैं, दोनों एक दूसरे की हत्या कर देते हैं और वहीं पे दोनों की कहानी का द एंड। ये पृथ्वीराज रासो की रचना में ऐसी चर्चा की गई है, परंतु अन्य समकालीन जो इतिहासकार देखे उन समकालीन इतिहासकारों में ऐसी कहीं कोई चर्चा नहीं मिलती है। अब यहीं पर अब देखिएगा कि जो पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना करके अपने साथ ले जाते हैं
माना ये भी जाता है कि पृथ्वीराज चौहान का आज जो समाधि स्थल है, ये समाधि स्थल वही गोर प्रांत में ही, अफगानिस्तान में ही पृथ्वीराज चौहान का समाधि स्थल। अभी हाल फिलहाल आप लोगों ने सुना भी होगा कि बहुत चर्चा में भी था उनका समाधि स्थल, क्योंकि होता क्या था कि जो पृथ्वीराज चौहान का जहां जो समाधि स्थल है वो गौरी के समाधि स्थल के बिल्कुल समीप है। कोई भी व्यक्ति जो होता था वो जो गौरी के समाधि पे जाता था अपना माथा टेकने के लिए, मतलब उनसे जो भी प्रे करने प्रार्थना करने के लिए जाता था, तो वहां पर बशर्ते एक जूता रखा हुआ था होता था, वो उस जूते से पहले पृथ्वीराज चौहान के समाधि को मारता था, और मारने के बाद ये बात फिर उसके बाद वो महमूद गौरी की जो समाधि स्थल था वो समाधि स्थल की तरफ वो जाता था। एक ये चीजें था। फिर बाद में अभी इधर हाल फिलहाल में एक व्यक्ति था, भारत का ही व्यक्ति था, जो फूलन देवी की हत्या में पकड़ा गया था, शेर सिंह राणा। शेर सिंह राणा फूलन देवी की हत्याकांड में पकड़ा गया था। तो हत्याकांड में जब वो पकड़ा गया तो तिहाड़ जेल में बंद था। तिहाड़ जेल में बंद था, तो उसी दरमियान उसने सुना कि हमारे जो पूर्वज है पृथ्वीराज चौहान का समाधि स्थल गोर अफगानिस्तान में है, और अफगानिस्तान में है, उनके साथ अभी इस प्रकार से ट्रीट किया जाता है। फिर वो व्यक्ति क्या करता है कि जेल से भागता है, जेल से भाग करके उसके द्वारा वहां पर अफगानिस्तान में जाता है, और अफगानिस्तान में जाकर के जो पृथ्वीराज चौहान की अस्थियां थी उन अस्थियों को वो वापस लेकर के आता है, और यहाँ पर वो उस अस्थियों को नदी में प्रवाहित करता है, और अपनी माता के आशीर्वाद से गाजियाबाद में देखते हैं कि पृथ्वीराज चौहान का एक मंदिर बनवाता है। हालांकि इस प्रसंग का, इस घटना का कहीं पे भी भारत सरकार या अफगानिस्तान सरकार ऑथेंटिक रूप से कहीं भी प्रूफ नहीं करती कि ये घटना हुआ है कि नहीं है। ये घटना सिर्फ और सिर्फ उनके द्वारा वक्तव्य दिए गए पे ही आधारित है, और उन्होंने जो कहा उसी पे आधारित है। इस पे मूवी भी बन गया एक तरीके से, परंतु भारत सरकार आज भी इस चीज को वेरीफाई नहीं करती है कि ये हुआ था कि नहीं हुआ था। खैर, यहां तक का सीन क्लियर हो गया। अब ये आते हैं, आक्रमण करते हैं, और आक्रमण करके अब जैसे ही अब तराइन के युद्ध में इन्हें सफलता प्राप्त हो जाती है, तो तराइन के युद्ध में जैसे ही इन्हें सफलता प्राप्त होती है तो एक चीज क्लियर हो जाता है कि अब भारत में अब दूसरी कोई ऐसी बड़ी ताकत नहीं थी कि जो कहीं ना कहीं पृथ्वी महमूद गौरी को चैलेंज करे, या महमूद गौरी की बातों को वो एक तरीके से उन्हें किसी प्रकार से चुनौती देने के लिए उनके समक्ष है। ये एक सिलसिला समाप्त हो चुका था। तो तराइन के युद्ध में जीत चुके थे। तो अब तराइन के युद्ध में जीतने के बाद होता क्या है कि तराइन का द्वितीय युद्ध पृथ्वीराज चौहान की हार जरूर हुई, परंतु इस हार के पीछे देखे तो बहुत सारे ऐसे कारण थे जिन कारणों ने उन्हें पराजय के लिए एक तरीके से कहे कि उनको पराजय में, युद्ध भूमि में हार के लिए पूरी तरीके से एक तरीके से कहे कि उन्हें झकझोर के रख दिया, या हार उन्हें स्वीकार करने के लिए विवश करवाया। इसके पीछे जो था एक कहानी, एक षड्यंत्र और मानी जाती है। वो मानी जाती है कि जो तराइन का द्वितीय युद्ध था, उस तराइन के द्वितीय युद्ध में एक व्यक्ति थे जो कन्नौज के शासक, यहाँ पे जो आप देख रहे हो ये कन्नौज था, ये आप जो देख रहे हो अजमेर था, ये जो देख रहे हो आप दिल्ली था। ठीक है, अब यहाँ पर होता क्या है कि एक शासक, कन्नौज के शासक इस समय थे जयचंद्र। माना जाता है कि जयचंद्र ने ही महमूद गौरी को तराइन के द्वितीय युद्ध में हर संभव सहायता उपलब्ध कराई, जिसके कारण देख रहे हैं कि महमूद गौरी इस तराइन के युद्ध में जीतने में सफल हो जाते हैं। तराइन का प्रथम युद्ध देखे तो तराइन के प्रथम युद्ध में जो देख रहे हैं पृथ्वीराज चौहान को सफलता प्राप्त होती है। तो सफलता प्राप्त होती है तो उसके पीछे कई एक सारे वजह थे। पहला वजह तो यही था जी कि उस समय जब तराइन का प्रथम युद्ध चल रहा था तो उस युद्ध में इन्हें भारतीय हर एक राजवाड़ाओं ने सपोर्ट दिया था, इसलिए इन्हें सफलता प्राप्त हुई। परंतु जैसे ही तराइन का द्वितीय युद्ध होता है 1192 ईस्वी में, ठीक एक वर्ष के बाद, इन्हें वो सहायता वो अपने आसपास के लोगों से नहीं मिल पाता है। एक कारण ये भी रहा कि जिसके कारण पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई। अब इस युद्ध में क्या होता है कि ये जो आप देख रहे हैं जयचंद्र, यही जयचंद्र माना जाता है कि इन्होंने महमूद गौरी का इस युद्ध में, तराइन के द्वितीय युद्ध में सहायता दिया था। सहायता तो दिया था, परंतु अब जैसे ही पृथ्वीराज चौहान का पत्ता साफ हो चुका था, पृथ्वीराज चौहान की हत्या हो चुकी थी, तो अब गौरी का तो नेक्स्ट टारगेट बनने वाले थे, यही गौरी के नेक्स्ट टारगेट बनने वाले थे कि एक तरीके से अब भारत में कहीं ना कहीं अब अपनी सत्ता व्यवस्था को गौरी अगर आगे लेकर के बढ़ते, कि इसके आगे बढ़ने के लिए जाहिर सी बात है कि उन्हें जयचंद्र को पराजित करना पड़ता। तो अब जयचंद्र जो थे उन्हें चुनौतियां तो दे ही रहे थे, दूसरी जयचंद्र हवाला दे रहे थे कि तराइन के द्वितीय युद्ध में हमने आपकी सहायता की थी, इसलिए अब इसके पीछे पृथ्वीराज चौहान और जयचंद्र के बीच में इतनी दूरियां क्यों, इसके पीछे की भी थोड़ी सी कहानी है। कहानी ये है कि देख रहे थे कि
जयचंद्र और पृथ्वीराज चौहान दोनों रिश्ते में मौसेरे भाई लगते थे, ठीक है। दोनों के बीच में एक मौसेरे कजन ब्रदर का रिलेशनशिप था। और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं कि दिल्ली का जो स्थिति देख रहे हैं, दिल्ली में जो सत्ता व्यवस्था थी, दोनों के एक तरीके से नाना थे। और यहाँ पर दिल्ली के जो शासक थे तोमर वंश, इस तोमर वंश का अपना कोई उत्तराधिकारी नहीं हो पाया, तो अपना उत्तराधिकारी अनंग पाल का नहीं हो पाया, तो उन्होंने पृथ्वीराज चौहान को अपना उत्तराधिकारी बना दिया। तो पृथ्वीराज चौहान को जैसे ही दिल्ली की बागडोर मिल जाती है, कहीं ना कहीं ये शासक अनंग पाल के लिए अच्छा नहीं था। अनंग पाल को कहीं ना कहीं ये शासक कन्नौज के लिए अच्छा तो नहीं था। जयचंद्र चाहते थे कि मुझे भी बना दिया जाए, मैं दिल्ली की सत्ता व्यवस्था को संभालूं, परंतु इनके नाना जी जो होते पृथ्वीराज चौहान को अपना उत्तराधिकारी बना देते। तो एक बात तो ये थी कि कहीं ना कहीं उसके कारण प्रतिस्पर्धा की दौड़ दोनों के मन में आ चुका था। दूसरी चीजें थी जो जस्ट इसके विपरीत था, वह यह था कि एक बार यही कन्नौज के शासक जो होते हैं, कन्नौज के शासक जयचंद्र के द्वारा क्या किया जाता है कि ये राष्ट्रीय यज्ञ का आयोजन करवाते हैं। इनके द्वारा राष्ट्रीय यज्ञ का आयोजन कराया जाता है और ये इस राष्ट्रीय यज्ञ में क्या करते हैं कि सारे लोगों को निमंत्रण भेजते हैं, सारे लोगों को निमंत्रण भेजते हैं। पृथ्वीराज चौहान को भी उस राष्ट्रीय यज्ञ में आने के लिए निमंत्रण भेजते हैं, परंतु पृथ्वीराज चौहान उनके उस राष्ट्रीय यज्ञ में शामिल नहीं होते हैं। तो जिससे कि एक तरीके से फिर से दोनों के बीच में एक दूरी आ गई कि हमने इनको यज्ञ में बुलाया था, राष्ट्रीय यज्ञ करा रहे, उस राष्ट्रीय यज्ञ में शामिल नहीं हुए, तो दोनों के बीच में एक दूरी आ गई। एक और घटना घटित होती है, वो यह होती है कि उस समय का एक चित्रकार था, वो जैसे कि पहले के समय में जब शादी विवाह होता था तो क्या होता था कि चित्रकार जो होते थे वो आसपास की सुंदर सुंदर जो राजकुमारियां होती थी और आसपास के जो सुंदर सुंदर राजकुमार होते थे, उन लोगों का पूरा फोटो का कलेक्शन रखता था। और फोटो का वो चित्र, क्योंकि फोटोग्राफी तो उस समय था नहीं कि हैंड से हाथों से ही बनाए गए चित्र हुआ करते थे, तो वो हाथों से बनाए हुए चित्रों को लेकर के वो जाते थे। वो चित्र जैसे ही वो राजकुमारी के पास पहुंचता है तो राजकुमारी को दिखाता है कि ये आप इसमें से कोई राजकुमार पसंद कीजिए। राजकुमारी जब उन चित्रों को देख रही होती है तो तभी उनकी नजर पृथ्वीराज चौहान के चित्र पर पड़ती है। तो पृथ्वीराज चौहान के चित्र को जैसे ही वो देखती है तो एक तरीके से वो काफी अधिक उनके प्रति सम्मोहित हो जाती है और एक तरीके से कहे कि उनके प्रति काफी अधिक आकर्षित हो जाती है। ठीक है, फिर वही चित्रकार आता है, पृथ्वीराज चौहान को भी दिखाता है कि ये अब इसमें से पसंद कीजिए, तो वो भी देखते हैं राजकुमारी संजोगिता का चित्र, तो संजोगिता के चित्र को देख करके वो काफी अधिक आकर्षित हो जाते हैं और दोनों के बीच में मतलब ये होता है कि हम शादी करेंगे तो इन्हीं के साथ करेंगे। बट पिता जयचंद्र के साथ उनका तो दुश्मनी चल रहा था जी, दुश्मनी चल रहा था। ये दुश्मनी कोई छोटा मोटा दुश्मनी नहीं था, एक तो सत्ता छीन लिया था, सत्ता हाथ से निकल गया था, नाना जी का अकेला वारिस बन गया, इस बात का मन में खुन्नस था। दूसरी बात मन में खुन्नस थी कि बेटी से कह रहा है कि शादी विवाह करेंगे। तीसरी चीजें खुन्नस थी कि मौसेरा भाई था, फिर कह रहा है कि बेटी से शादी विवाह करेंगे। बट दोनों अब इस चीज को एक तरीके से तैयार थे कि शादी विवाह करेंगे, तो दोनों एक दूसरे के साथ करने के लिए तैयार थे। उसी बीच में क्या होता है कि जयचंद्र के द्वारा इनका स्वयंवर का आयोजन करा दिया जाता है। स्वयंवर का आयोजन होता है और स्वयंवर के आयोजन में आसपास के सारे राजाओं को निमंत्रण भेजा जाता है कि आप लोग अपना इस स्वयंवर में आइए और अपनी उपस्थिति को दर्ज कराइए। परंतु उस स्वयंवर में किसी प्रकार का निमंत्रण पृथ्वीराज चौहान को नहीं भेजा गया। पृथ्वीराज चौहान को नहीं भेजा गया तो कहीं ना कहीं पृथ्वीराज चौहान के लिए भी अपमान का विषय था। और जयचंद्र सिर्फ यही तक नहीं रुके, जयचंद्र क्या करते हैं कि पृथ्वीराज चौहान से बदला लेने के लिए वो पृथ्वीराज चौहान का एक कठपुतली बनवाते हैं और उसे द्वारपाल जो गेट पे जो द्वारपाल होता है, उसी पृथ्वीराज चौहान के कठपुतली को वहां पर खड़ा कर देते हैं। ठीक है, अब जब स्वयंवर की बारी आती है तो राजकुमारी सारे राजकुमारों को देखती है, उन्हें पृथ्वीराज चौहान कहीं नजर नहीं आता है। परंतु जैसे उनकी नजर उस पुतले पर जाती है, मूर्ति पर जाती है पृथ्वीराज चौहान का, तो वो जाती है और उसी मूर्ति को माला पहनाना शुरुआत कर देती है। और वहीं पे होता है कि पृथ्वीराज चौहान आते हैं और संजोगिता को लेकर के भाग जाते हैं। अब यहाँ पर ये पृथ्वीराज चौहान संजोगिता को लेकर के तो भाग गए, परंतु ये कहीं ना कहीं अब आने वाले भारतीय इतिहास में भी देखें तो भारतीय इतिहास का ये पूरी तरीके से यह घटना दशा और दिशा बदलने वाली थी। क्योंकि इस घटना के कारण क्या हुआ कि जयचंद्र और पृथ्वीराज चौहान दोनों खुल करके एक दूसरे के विरुद्ध में उतर गए और इस खुल करके उतरने में दोनों की दुश्मनी सिर्फ और सिर्फ दोनों तक ही सीमित नहीं रही और इन दोनों की दुश्मनी आने वाले वक्त में इस देश को भी उसका भुगतान करना पड़ा। क्योंकि जयचंद्र
क्या कहीं ना कहीं एक उसी प्रतिशोध की भावना थी, और उस प्रतिशोध की भावना के कारण वो क्या करते हैं कि गौरी को आमंत्रित कर देते हैं और गौरी को हर संभव सहायता उपलब्ध कराने की कहते हैं कि हर संभव सहायता उपलब्ध कराएंगे। और उसी के परिणाम स्वरूप होता है कि महमूद गौरी भारत में अपनी सफलता को सुनिश्चित करने में कामयाब हो जाते हैं, और एक तरीके से भारत में मुस्लिम सत्ता की जो स्थापना होती है, वो सारी की सारी स्थापना जो होती है कहीं ना कहीं इसी प्रसंग से जुड़ा हुआ था। समझ में आ रहा है ना। अब उसके बाद क्या होता है कि पृथ्वीराज चौहान का द इंड हो चुका था। अब पृथ्वीराज चौहान का द इंड कराने में जयचंद्र की, अब भारत में देखे तो देखिए, भारत में देखे तो गद्दारों का नाम आएगा तो गद्दारों के नाम में सबसे सर्वोच्चता से किसी का नाम लिया जाता है तो वो जयचंद्र का नाम लिया जाता है। बहुत और सर्वोच्चता से नाम लिया जाता है तो मीर जाफर का नाम लिया जाता है। परंतु देखिए, गद्दार जो होते हैं आप अपने स्थिति और परिस्थिति के अनुसार उन्हें आप बदल सकते हैं। यदि जयचंद्र गद्दार थे, जयचंद्र गद्दार थे, मीर जाफर गद्दार थे, तो विभीषण भी गद्दार था। परंतु हम जयचंद्र को गद्दार कहते हैं, मीर जाफर को गद्दार कहते हैं, विभीषण को भगवान कहते हैं। अरे भाई, वो भी तो कहीं ना कहीं का गद्दार ही था ना कहीं का पूरा साम्राज्य चौपट करवा दिया। ठीक है, जो भी वो असत्य के लिए लड़ रहा है, वो असत्य के लिए लड़ रहा है, वो बात अलग है कहीं ना, परंतु उसके पीछे साम्राज्य तो खा ही गया ना जी एक तरीके से। खैर, जो भी होता है, अब इस पे बाद अब उधर देख लेते हैं पृथ्वीराज चौहान, जयचंद्र को पराजय का सामना करना पड़ता है। और उसी के साथ देख रहे हैं कि अब कन्नौज तक, जो यहाँ अफगानिस्तान से निकला हुआ व्यक्ति था, अब यहां तक अपने साम्राज्य को वो स्थापित करने में सफल हो जा रहा है। तो देख रहे हैं इनका साम्राज्य कैसे आगे की तरफ बढ़ रहा है। फिर उसी दरमियान में देखेंगे कि महमूद गौरी का एक और दास था, जिस दास का नाम था बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी ये क्या करते हैं कि ये एक तरीके से बिहार और बंगाल के क्षेत्रों में, जो आप देख रहे हो बिहार और बंगाल के क्षेत्रों पर ये अटैक करना शुरुआत कर देते हैं, आते हैं, आक्रमण करना शुरुआत कर देते हैं। इनके द्वारा बिहार और बंगाल को भी जीतने की कोशिश की जाती है। और इनके द्वारा देखेंगे एक पुस्तक है मिनहाज उस सिराज की तबकाते नासिरी। ये तबकाते नासिरी में ही हमें इस बख्तियार खिलजी के आक्रमण के बारे में जानकारियां प्राप्त होती है, और इसी के माध्यम से प्राप्त होती है कि बख्तियार खिलजी आते हैं। और चूंकि इस समय ये जो अब बिहार का जो क्षेत्र देख रहे थे, बंगाल का जो क्षेत्र देख रहे थे, ये काफी हद तक बौद्ध धर्मावलंबियों का क्षेत्र था। बौद्ध धर्म यहाँ पर काफी अधिक प्रभावित थे। जहां जाते थे बौद्ध मंदिर, मठ वगैरह, विहार वगैरह यही सब नजर आते थे। परंतु ये बौद्ध विहार कहीं ना कहीं इस्लामिक जगत के लिए एक तरीके से कहे प्रतिस्पर्धा का विषय था। दोनों के बीच में प्रतिद्वंदिता थी। तो अब इसी प्रतिद्वंदिता के कारण क्या करता है कि बख्तियार खिलजी के द्वारा बड़े पैमाने पर इन जितने भी बौद्ध विहार थे, इन सब चीजों को वो नष्ट कराता है। नष्ट करवाते हुए जब वो यहीं पे पहुंचता है, नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, वो नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को पूरी तरीके से वहां पर आग लगा देता है। कहा जाता है कि इस दरमियान में अब इतनी पुस्तकें और इतनी पांडुलिपियां थी, सारे के सारे जल करके राख हो गई। ये जो आग लगाया गया, इसकी भयावता इतनी थी कि इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हो कि जो आग लगाया गया था वो लगभग माना जाता है कि 3 महीना तक वो लगातार आग लगते ही रह गया था। तो एक तरीके से इतना भयंकर वो आग था। अब कहीं ना कहीं ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगाया गया। ये जो नालंदा विश्वविद्यालय था, ये उस समय का बौद्ध धर्म का बहुत बड़ा गढ़ हुआ करता था। नालंदा विश्वविद्यालय माना जाता था कि भारत की सबसे पहली विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय, और विश्व की सबसे पहली विश्वविद्यालय भी नालंदा विश्वविद्यालय मानी जाती है कि जो रहने और खाने की सुविधाएं भी उपलब्ध कराती थी। विश्व की अभी कोई विश्वविद्यालय जैसे पाली विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय, वहां पर शिक्षा उपलब्ध कराया जाता था, परंतु नालंदा विश्वविद्यालय में रहना और खाना ये निःशुल्क होता था। इसके साथ साथ अध्ययन भी उपलब्ध कराया जाता था। जैसे कि आज आप देखते हैं ना कॉलेज वगैरह में छात्रावास वगैरह होते हैं, तो ये उस प्रकार का सीन था नालंदा विश्वविद्यालय के साथ। जला देते हैं तो भारत की जो प्राचीन ऐतिहासिकता थी, वो ऐतिहासिकता कहीं ना कहीं जल करके खाक हो जाती है। खैर, अब बिहार और बंगाल के क्षेत्रों तक आ चुके थे, और इस समय बंगाल के क्षेत्रों में जो देख रहे हैं, बंगाल के क्षेत्रों में सेन वंश की सत्ता थी। सेन वंश की सत्ता थी, और यहाँ के जो राजा थे वो थे लक्ष्मण सेन। लक्ष्मण सेन जैसे ही इनका एक तरीके से बख्तियार खिलजी का वहां पर अटैक होता है, वो अपनी राजधानी छोड़कर के भाग जाते हैं, और वहां पर उनके द्वारा देखेंगे कि बड़े पैमाने पर लूटपाट मचाया जाता है।
यही देख रहे हैं बख्तियार खिलजी के द्वारा यहीं पर अटैक किया गया था। इसीलिए जो आप बख्तियारपुर स्टेशन का नाम देखते हो, ये बख्तियारपुर स्टेशन का नाम इसी बख्तियार खिलजी के नाम पर पड़ा हुआ है, जो कि एक तुर्की आक्रमणकारी थे, जिनके द्वारा देख रहे हैं कि नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को जला दिया गया था या ध्वस्त किया गया था। क्लियर यहां तक। अब फिर देख रहे हैं कि महमूद गौरी का जो अंतिम अभियान माना जाता है, ये जो अभियान माना जाता है पंजाब के खोखर जनजातियों के विरुद्ध। पंजाब का ये खोखर जनजाति था, ये यहाँ पर रहा करते थे। और होता क्या है कि गौरी के द्वारा यहाँ पर इन खोखर जनजातियों के विरुद्ध में अभियान किया जाता है, परंतु ये अभियान इतना ना गौरी के लिए चुनौतीपूर्ण बन गया कि इसी अभियान के दरमियान में गौरी के जान पे भी एक तरीके से कहे कि उनका जान खतरा में पड़ गया। जैसे ही उनका जान खतरा में पड़ता है तो इल्तुतमिश क्या करते हैं कि अपनी जान पर खेल करके वो गौरी के प्राणों की रक्षा करते हैं। अब यहीं पे थोड़ा सा ट्विस्ट ये भी आता है कि गौरी के दास हम लोग देखेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक के दास इल्तुतमिश जो थे ये कुतुबुद्दीन ऐबक के दास थे। अब जैसे ही इल्तुतमिश अपने प्राणों पर खेल करके गौरी को जब खोखर जनजाति से बचाने में कामयाब हो जाते हैं, तो गौरी अपने दास कुतुबुद्दीन ऐबक को आदेश देते हैं कि आप आपकी जो दास इल्तुतमिश है उसको आप अपनी दास्ता से मुक्त कर दो। और उसी के साथ होता भी है कि इल्तुतमिश जो होते कुतुबुद्दीन ऐबक की दास्ता से वो मुक्त हो जाते हैं। खैर वहां से गौरी की जान बच जाती है। बचने के बाद ये वापस जा रहे थे। जैसे ही ये वापस जा रहे थे तो पाकिस्तान के पश्चिमी पाकिस्तान में एक स्थान है दमयक नामक स्थान पर पाकिस्तान के जैसे ही ये पहुंचते हैं, वहीं पर अज्ञात लोगों के द्वारा गौरी की हत्या कर दी जाती है। गौरी की हत्या हो जाती है 1206 ईस्वी में। और उसी के साथ क्या होता है कि गौरी की कहानी द एंड हो जाता है और गौरी को जो होता है वहीं पर गोर प्रांत में ही अफगानिस्तान में उन्हें दफना दिया जाता है। यहां तक क्लियर। अब गौरी के तीन दास थे। गौरी क्या करते थे कि जैसे गौरी हम लोगों ने देखा था कि अभी देखा कि अफगानिस्तान वगैरह के हिस्से में ये अपनी सत्ता व्यवस्था को स्थापित करते थे। भारत में जो क्षेत्र ये अपना जीतते थे और उन क्षेत्रों को ये इक्ता व्यवस्था यहाँ पर इन्होंने स्थापित किया था, जिसके प्रमुख को इक्तादार कहा जाता था। इनके प्रमुखता से देखें तो तीन दास थे। एक का नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरे का नाम था कुबाचा और तीसरे का नाम था यालदोज। ये क्या करते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली का इक्तादार बना देते हैं कि दिल्ली में जितनी भी चीजें उन सारे चीजों का कलेक्शन वगैरह आप ही करो, ये आपकी जिम्मेवारी होगी। ठीक है। सिंध और मुल्तान का जो क्षेत्र था, उन सिंध और मुल्तान का क्षेत्रों से की जो संचालित करने की जिम्मेवारी इन्होंने कुबाचा को दे दिया कि आप संभालो, और यहाँ पे जो भी चीजें होगी उन सारी चीजों को यहाँ पे सत्ता व्यवस्था को नियंत्रित करने की जो जिम्मेवारी होगी वह आपकी होगी। तीसरा जो देख रहे हैं यालदोज को ये दे देते हैं गजनी का क्षेत्र की आप गजनी के क्षेत्रों में जितना भी चीज आता है उन चीजों को आप कलेक्शन करो। गौरी की अभी जस्ट हम लोगों ने देखा कि पश्चिमी पाकिस्तान के दमयक नामक स्थान पर उनकी हत्या हो जाती है। तो अब गौरी का तो कोई पुत्र था नहीं। अब पुत्र था नहीं तो जाहिर सी बात था कि उनका कोई उत्तराधिकारी था। अब कौन उनका उत्तराधिकारी बनेगा? तो अब इसी परिदृश्य में जो ये देख रहे हैं कि जितने भी इक्तादार थे, इन इक्तादारों ने जहां जहां पर इन्हें सत्ता सौंपी गई थी वहीं पर एक स्वतंत्र शासक के तौर पे सत्ता को संचालित करना शुरुआत कर देते हैं। हालांकि हम लोग देखेंगे कि कुतुबुद्दीन ऐबक कभी भी अपने आप को एक स्वतंत्र शासक के तौर पे नहीं लाएंगे। ये अपने आप को एक गौरी का भक्त या गौरी का विश्वासी के तौर पे ही अपनी व्यवस्थाओं को ये आगे चलाएंगे। परंतु यालदोज और कुबाचा जो होते हैं वो पूरी तरीके से अपने आप को एक स्वतंत्र इंडिपेंडेंट शासक के तौर पर स्थापित करते हैं और वहां से उनके द्वारा फिर अब सत्ता व्यवस्था को संचालित किया जाता है। क्लियर यहां तक। अब महमूद गौरी के द्वारा देखें तो महमूद गौरी के द्वारा एक सिक्का भी चलाया गया था। इस सिक्के में हम देख रहे थे कि एक तरफ कलमा और दूसरी तरफ देवी लक्ष्मी की आकृति अंकित थी। कलमा अंकित करवा करके उन्होंने खुद को अल्लाह के प्रति एक तरीके से कहे विश्वास और अल्लाह और पैगंबर के प्रति अपना उन्होंने विश्वास प्रकट कर दिया। दूसरी चीजें थी कि वो भारत में आए हुए थे और अपनी सत्ता व्यवस्था को स्थापित कर रहे थे, तो उन्होंने लक्ष्मी की आकृति अंकित करवा करके कहीं ना कहीं अपनी धार्मिक सहिष्णुता का भी परिचय दिया कि हम धार्मिक दृष्टिकोण से उदार है। या यहाँ के जो बहुसंख्यक वर्ग थे उन बहुसंख्यक वर्गों का भी एक तरीके से उन्होंने सपोर्ट जीतने की कोशिश किया। क्लियर। और उसी आधार पर इनके द्वारा एक सिक्का चलाया गया है। क्लियर। एक और उसमें कलमा खुदा हुआ है, दूसरी तरफ देवी लक्ष्मी की आकृति बनी हुई थी। क्लियर।
फिर यही देख रहे बख्तियार खिलजी के द्वारा जो नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करा